हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शर्मा आज फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल पोटेंशियल क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास 12th की फिर से एक वीडियो आ गई है जिसमें हमने लास्ट टाइम क्लास 12th का नंबर 1 चैप्टर बायो का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था। अब हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम मेल पार्ट तक डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम मेल पार्ट को ही आगे और डिटेल में पढ़ते हुए फीमेल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने पढ़ा था कि हमारा पोलन ग्रेन जो है वो क्या हो गया था, रेडी हो गया था। हमने पोलन ग्रेन बना लिया था। आज हमें पढ़ना है कि पोलन ग्रेन के जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं पोलन ग्रेन के। जो बेसिक फीचर्स होते हैं पोलन ग्रेन के वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो आपका पोलन होता है, पोलन की 2 लेयर्स होती हैं। जो पोलन है ना, इसकी एक लेयर बाहर होती है और एक लेयर अंदर होती है। इस प्रकार से इसकी 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, हम इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन। इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन। और आउटर लेयर को जो है हम बोलते हैं एक्साइन। जो इसकी आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं हम एक्साइन। जी हाँ, पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती हैं। पोलन ग्रेन हैज 2 लेयर्स, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। वहीं इंटाइन जो होती है वो थोड़ी सी थिन और इलास्टिक होती है। थोड़ी सी लस्चरेबल होती है काफ़ी, क्योंकि सॉफ्ट होती है ये। अब ये फ़र्क क्यों आया ये समझिए आप। जो एक्साइन है, अगर मैं एक्साइन की बात करूं, आउटर लेयर, एक्साइन बनी होती है एक कंपोनेंट जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या चीज़ है तो इसके बारे में हम रीड करते हैं। हम पढ़ेंगे, आउटर लेयर ऑफ एक्साइन is thick and sculptured और smooth. It is cuticularized. ये बात आपको याद रखने वाली है। Cuticularized मतलब एक्साइन में क्यूटिन डिपॉजिट होती है। क्यूटिन एक तरह की क्या होती है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ये फैट होती है। क्यूटिन क्या होती है, एक फैट। ठीक है, और ये जो स्पोरोपोलेनिन है, स्पोरोपोलेनिन बहुत ही तगड़ा एक केमिकल है, बहुत ही केमिकल हार्ड है, जो रेजिस्टेंट होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंट। जो ये स्पोरोपोलेनिन है जो मैंने लिखा है, Sporopollenin is resistant. It is very resistant to any chemical. Sporopollenin है वो किसी भी केमिकल के रेजिस्टेंट होता है, किसी भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से पोलन को बचाता है। मतलब पोलन ग्रेन की डेथ नहीं होने देता, पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखता है। इसी वजह से हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, क्योंकि जो इसकी आउटर लेयर है वो इतनी ज़्यादा हार्ड है, जो ऐसे केमिकल से बनी है जो किसी केमिकल से रिएक्ट होकर उसको खराब होने नहीं देता। स्पोरोपोलेनिन वो कंपोनेंट है जिससे ये बहुत ज़्यादा हार्ड बनती है और रेजिस्टेंट हो जाती है, बचती है बाकी किसी डिग्रेडेशन से। किसी तरह की बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन स्पोरोपोलेनिन की नहीं होती, मतलब ये खराब ही नहीं होता। इसी करके इसी वजह से हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अब प्रिजर्व जो करेंगे वो हम किस प्रकार से करेंगे, प्रिजर्व हम क्या करेंगे, ठीक है, प्रिजर्व जो करते हैं, पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व करते हैं। मतलब उनको संभाल कर रखा जाता है। कहाँ पर, इन दी पोलन बैंक्स। कहाँ पर, पोलन बैंक्स में हम पोलन ग्रेन स्टोर रख लेते हैं। किस तरह, एट -196 डिग्री सेल्सियस। और किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में हम इन्हें स्टोर कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, बहुत ठंडे टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस में हम इसे स्टोर कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका एक स्पेशल नाम है जिसे हम क्रायो प्रेजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रायो प्रेजर्वेशन बोलते हैं। आपको कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रायो प्रेजर्वेशन। इट इज अ मेथड टू प्रेजर्व पोलन ग्रेन एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन फॉर देयर लॉन्गर यूज। हम उन्हें आगे भी कभी यूज कर सकते हैं। पोलन बैंक्स में पोलन ग्रेन प्रिजर्व रहते हैं। ये तो हो गई एक्साइन की बात। अब एक्साइन के अलावा जो इंटाइन है वो इतनी सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि वो उस केमिकल से बनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पोलन ग्रेन की इंटाइन इनर लेयर है, इनर लेयर बनी हुई है किससे, वो पेक्टोसेलुलोज से बनी हुई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब सेलुलोज आपका पॉलीमर है, इसमें फैट डिपॉजिट थोड़ी सी हो जाए। कौन सी फैट, पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन की जो कंपोजिशन है उसको हम पेक्टोसेलुलोज बोलते हैं, जिस वजह से जो इंटाइन है,
इंटाइन की जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहती है। प्लांट की सेल वॉल भी सेलुलोज से बनी है, तभी वो लूज और इलास्टिक होती है, थिन इलास्टिक होती है। इंटाइन भी थिन और इलास्टिक होती है। इंटाइन आपको याद रखनी है, इंटाइन भी आपको याद रखनी है, थिन और इलास्टिक है। अब मैं एक बात और आपको बता दूं कि पोलन ग्रेन में, आपको एक बात बता दूं, जो हमारा पोलन ग्रेन होता है, जो हमारा पोलन ग्रेन होता है, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन। ये देखिए ये 2 लेयर आ गई आपकी। पर एक बात आपको याद रखनी है, एक बात आपको याद रखनी है कि जो आउटर लेयर है वो एक जगह पर एब्सेंट होती है। देयर इज अ वन पॉइंट ऑन द पोलन ग्रेन वेयर इज इंटाइन एक्साइन, सॉरी वेयर इज एक्साइन एब्सेंट, एक्साइन इज एब्सेंट। यहां पर पोर होता है, क्या होता है? पोर, एक छेद होता है जिसे हम जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि जो बाहर वाली लेयर है, बाहर की जो लेयर है एक्साइन की, उसमें सिर्फ एक जगह पर जगह छूटती है, पूरा एक्साइन कवर होता है, पर एक पॉइंट सिंगल होता है जहां पे एक ओपनिंग होती है जिसे हम जर्म पोर बोलते हैं। अब आप बोलेंगे ये ओपनिंग क्यों बची है, इसका भी तो कोई फंक्शन है। तो जो जर्म पोर है वहां से पोलन ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी? पोलन ट्यूब। जब ये पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जाके गिरेगा तो वहां से पोलन ट्यूब बनती है फीमेल पार्ट तक। तो पोलन ट्यूब कहां से बाहर आती है? वो जर्म पोर से बाहर आती है। जो आपका जर्म पोर है ना, जर्म पोर से यहां से बनती है पोलन ट्यूब। क्या बनती है? पोलन ट्यूब बनती है। ये आपको याद रखना है बहुत ध्यान से। ये पोलन ट्यूब आपकी जर्म पोर से बनती है। अब जर्म पोर के भी हिसाब से, जर्म पोर के हिसाब से पोलन ग्रेन 3 तरह का है। ये देखिए मैं आपको समझा देता हूं जल्दी जल्दी। जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, ये 3 तरह के हैं हमारे पास। नंबर 1 जिसमें एक ही ओपनिंग है विद सिंगल ओपनिंग। अगर सिंगल जर्म पोर है, सिंगल जर्म पोर है तो इसे हम बोलते हैं मोनोक्लोपेट। क्या बोलते हैं? मोनोक्लोपेट। क्या बोलते हैं? मोनोक्लोपेट बोलते हैं। अगर 2 जर्म पोर हैं, क्या है? 2 जर्म पोर हैं विद 2 जर्म पोर्स, तो अगर 2 जर्म पोर हैं तो इसको हम बोलते हैं बाइक्लोपेट। क्या बोलते हैं? बाइक्लोपेट बोलते हैं। और अगर 3 जर्म पोर हैं तो हम इसी को ट्राइक्लोपेट बोलते हैं। जी हाँ, बहुत इजी आपके लिए हो गया। आपको याद रखना है कि अगर 1 जर्म पोर है तो मोनोक्लोपेट, 2 जर्म पोर हैं बाइक्लोपेट, 3 जर्म पोर हैं ट्राइक्लोपेट। हम इसको ऐसे बोल देते हैं। ये आपको याद रखना है। अगली चीज आपको याद क्या रखनी है कि एक चीज और, कि स्टडी जो होती है पोलन ग्रेन की, हम बोलते हैं ना स्टडी, वैसे ही स्टडी होती है जो पोलन ग्रेन की, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, इसको हम पैलेनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेनोलॉजी। ये आपको याद रखना है। अब जल्दी से हम इसके नोट्स रीड कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है अभी। तो मैं इसको एक बार आपको रीड करवा देता हूँ कि मैंने आपको बताया कि जो आउटर लेयर एक्साइन होती है वो थिक होती है। एक्साइन क्यूटिन डिपॉजिट वजह से उसके हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्यूटिक्युलराइज्ड बोलते हैं, उसमें क्यूटिन है। और वो बना किससे है? वो बना किससे है? स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन मैंने आपको बताया ना, अभी बताया। एक्साइन किससे बना है? स्पोरोपोलिनिन से बना है। स्पोरोपोलिनिन से बना है एक्साइन आपका। किससे बना है? स्पोरोपोलिनिन से बना है। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बना है। वो रेजिस्टेंट है किसी भी केमिकल से, वो किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करता, किसी भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन में नहीं आता। पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय के लिए। इट ऑल्सो पोजेस प्रोटीन फॉर एंजाइमेटिक एंड कंपैटिबिलिटी रिएक्शंस। आगे मैं बताऊं तो ये तो एक्साइन के फंक्शन कंप्लीट हो गए, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पढ़ना है कि एक्साइन में, देखो ये आपको फिर से पॉइंट आ गया इंपॉर्टेंट, एक्साइन इज एब्सेंट ओवर सर्टेन एरियाज। देखिए आप, एक्साइन इज एब्सेंट ओवर सर्टेन एरियाज कॉल्ड दी जर्म पोर। एक्साइन कुछ जगह पर एब्सेंट होती है जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं, जहां से फरो बनके, फरो एक छेद जो होता है वो बनके वहां से पोलन ट्यूब क्या आती है? बाहर आती है, वहां से पोलन ट्यूब बनती है। आगे हमने क्या पढ़ा? एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा और बता देता हूं जो यहाँ पे लिखी हुई है, जो हमने रह गई थी वो हम एक बार और देख लेते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होना है, आगे हम पॉलिनेशन भी पढ़ेंगे। पॉलिनेशन कई तरह से होती है, हवा से पोलन ग्रेन जाते हैं, पानी के थ्रू पोलन ग्रेन जाते हैं, इंसेक्ट्स पोलन ग्रेन को लेके जाते हैं। तो स्पेशली जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, जहां पर फ्लावर से पोलन कौन उठा रहा है, इंसेक्ट उठा रहे हैं, तो उन फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, उनकी जो एग्जाइन है वो येलोइश होती है, येलोइश विस्कस होती है और स्टिकी होती है, जिसे हम पोलन किट बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं। एक चीज होती है पोलन किट, पोलन किट। अब ये पोलन किट क्या होती है, इसे हम बोलते हैं ऐसी तरह की एग्जाइन जो बहुत ही ज्यादा स्टिकी है। देखिए, इंसेक्ट आकर फ्लावर के ऊपर बैठ गया, वो आया क्यों है, इंसेक्ट क्यों फ्लावर के पास आता है, वो नेक्टर के लिए, फ्लावर जूस के लिए। जो फ्लावर का रस होता है ना, जो फूलों का रस होता है, उनके लिए ही तो इंसेक्ट आते हैं, उससे वो हनी बनाएंगे। अब मधुमक्खी आ गई, हनी भी आई, वो वहां पर बैठ गई, अब वो अपना क्या कर रही है, नेक्टर सक कर रही है, नेक्टर पी रही है। साथ ही साथ पोलन ग्रेन जो स्टिकी थे, स्टिकी पोलन ग्रेन, वो उसकी बैक से क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, स्टिक उससे चिपक जाते हैं। अब इंसेक्ट उड़कर जहां जाएगा वहां पर पोलन ग्रेन को गिराएगा। तो ये क्या हुई है, हमारी पॉलिनेशन हुई। इंसेक्ट ने हमारे पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर दिया किसी और फ्लावर पे या किसी और प्लांट के फ्लावर पे, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। वो क्या करेगा, वो पोलन को, इंसेक्ट क्या कर रहेगा, पोलन स्टिकी है, चिपचिपा है, पोलन किट बोलते हैं जिसे। पोलन किट क्या है, स्टिकी एग्जाइन है, चिपक जाती है जाके। स्टिक किससे स्टिक हो गई, इंसेक्ट से स्टिक हो गई। इंसेक्ट जहां जाएगा वहां पोलन ग्रेन लेके जाएगा। तो ये हमारी पोलन किट है। पोलन किट क्या करती है, इंसेक्ट अटैचमेंट का काम करती है और प्रोटेक्ट करती है पोलन को फ्रॉम यूवी रेज, यूवी रेज से भी बचा के उसे रखती है। फिर हमने पढ़ा इंटाइन। इंटाइन होती है थिन और इलास्टिक, ये बनी है सेलुलोज और पैक्टिन से, जो कि पोलन ट्यूब कहां से बाहर आती है, जर्म पोर से बाहर आती है। पहले जर्म पोर कहां पर है, एक्साइन में ना, पर उससे पहले तो इंटाइन है। तो जो अपनी पोलन ट्यूब है वो इंटाइन को चीरते हुए जर्म पोर से बाहर निकल जाती है। ये आपने पढ़ लिया। और मैंने आपको बता ही दिया कि पोलन ग्रेन जो है वो क्या है, पोलन ग्रेन जो है वो क्या होता है, मोनोक्लोपेट भी होता है, बाइक्लोपेट भी होता है और ट्राइक्लोपेट भी, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म पोर, उसमें होल्स कितने हैं। और स्टडी ऑफ पोलन्स को हम क्या बोलते हैं, पैलिनोलॉजी बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ गेमीटोफाइट होता क्या है, डेवलपमेंट ऑफ गेमीटोफाइट में क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हम उसी को पढ़ लेते हैं और उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इन पोलन ग्रेन इंक्रीजेस एट डिवाइड्स माइटोटिकली। होता क्या है, जो हमारा पोलन ग्रेन है, देखिए मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो एनलार्ज होना शुरू होता है, इसका न्यूक्लियस बड़ा होना शुरू होता है, इसका साइज बढ़ना लगता है, इसका साइज बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि इसमें हो जाती है माइटोसिस, और माइटोसिस से बन जाते हैं दो सेल। कितने, एक से कितने सेल हो गए, दो सेल हो गए। एक से कितने हो गए, दो सेल हो गए। अब ये दो सेल हो गए, एक लार्ज होता है एक छोटा, मैंने बीच में से इसीलिए नहीं काटा क्योंकि आपको याद रखना है, एक लार्जर सेल होगा एक स्मॉलर सेल। जो हमारा लार्जर सेल होता है, ये देखिए मैं आपको बताऊंगा, जो हमारा लार्जर सेल होता है ये है हमारा ऊपर वाला लार्जर सेल, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। और जो नीचे का स्मॉलर सेल है ये क्या है, स्मॉलर सेल, इसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। देखिए यहां पर लिखा है, हमने पढ़ा हुआ है, ऊपर देखिए ध्यान से पढ़िए कि होता क्या है, पोलन ग्रेन इंक्रीजेस साइज एंड डिवाइड्स माइटोटिकली, माइटोसिस होती है, टू प्रोड्यूस द बिगर जनरेटिव वेजिटेटिव एंड अ स्मॉलर जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी बोल देते हैं और जनरेटिव छोटा सेल है, ठीक है, आपको याद रखना है। ये हमारी पॉलिनेशन वाली स्टेज आने वाली है अब। और जनरेटिव सेल जो है इससे गैमीट बनेंगे, और वेजिटेटिव सेल का क्या काम है फिर, गैमीट तो हमारा ये बना रहा है छोटा वाला सेल, जो जनरेटिव सेल है इससे हमारे मेल गैमीट्स बनेंगे। इससे क्या बनेंगे, मेल गैमीट्स बनेंगे। और जो लार्जर सेल है ये स्टोर कर लेता है भाई, ये क्या स्टोर करता है, ये फूड स्टोर करता है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और अनसैचुरेटेड फैट। मैंने क्या बोला कि जो पोलन ग्रेन है उसमें जो लार्जर सेल है, लार्जर सेल स्टोर करता है फूड को, कौन, किस फॉर्म में,
स्टार्च और अनसैचुरेटेड फैट की फॉर्म में। और जो जनरेटिव सेल है उससे हमारे मेल गैमीट बनेंगे। अब जनरेटिव सेल को चाहिए न्यूट्रिशन, तो वो न्यूट्रिशन किससे लेता है? वो वेजिटेटिव सेल से न्यूट्रिशन लेता है और आगे जाके मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाता है। ये है हमारी डेवलपमेंट ऑफ गैमीटोफाइट। पोलन ग्रेन से क्या बन जाएंगे कि जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, फिर जनरेटिव सेल से मेल गैमीट हमारा बनता है। जब ये जाके फीमेल पार्ट पे गिरेगा तब, कई बार पहले भी हो जाता है, वो अलग केस है। कई बार क्या होता है कि जनरेटिव सेल से पहले गैमीट बनते हैं फिर जाके इसकी पॉलिनेशन होती है, वो अलग केस है। पर ये ज्यादातर क्या होगा, जब ये वहां पर जाकर गिरेगा स्टिग्मा पे, फीमेल पार्ट पे, तब इसकी डिवीजन होगी, पोलन ट्यूब बनेगी और 2 मेल गैमीट उसमें से बाहर आ जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसको देखते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ना है? ये देखिए, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पोलन प्रोडक्ट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? पोलन के प्रोडक्ट्स। 2 प्रोडक्ट्स आपको याद रखने हैं। एक तो आपको इसका फूड सप्लीमेंट याद रखना है, फूड सप्लीमेंट। पोलन जो होता है, मैंने अभी आपको बताया, पोलन ग्रेन जो होता है उसमें अबंडेंट क्या होते हैं? फूड सप्लाई होती है, फूड, बहुत फूड स्टोरेज होती है ना, इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड कार्ब्स। फैट भी होते हैं और कार्ब्स भी होते हैं। तो जो जिम वाले होते हैं, जिम प्रैक्टिशनर्स होते हैं, है ना, जो जिम बहुत लगाते हैं प्रैक्टिशनर्स, और जो एथलीट्स होते हैं, जैसे देखो जो रनर हो गए, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जैवलिन थ्रो, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, सारे स्पोर्ट्स वाले इवेंट हैं, उनमें जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पोलन प्रोडक्ट्स का, और जिसको हम बोलते हैं पोलन फूड सप्लीमेंट। क्या लिखा है यहाँ पर? पोलन ग्रेन कंटेन्स अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट एंड अनसैचुरेटेड फैट। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। आपको ये पता होना चाहिए कि पोलन फूड सप्लीमेंट की टैबलेट्स भी आती हैं और उनके सिरप्स भी आते हैं। फॉर एनहांसिंग वाइटल बॉडी फंक्शंस, पोलन कंजप्शन इंक्रीज द परफॉर्मेंस, आर यूज्ड बाय एथलीट्स एंड गिवन टू रेस हॉर्सेस। घोड़ों को भी दिए जाते हैं, जो घोड़सवारी होती है ना, घोड़े भागते हैं जो रेस करते हैं, उनको भी उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए पोलन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। दूसरा आपको याद रखना है पोलन क्रीम। अब ये क्रीम क्या चक्कर है? आपने सुना होगा कि सनस्क्रीन होती है कि नहीं, जो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। गर्मियों के टाइम में सनस्क्रीन होती है टैनिंग से बचाने के लिए। वो कैसे काम करती है? वो ऐसे ही तो काम करती है, क्योंकि हमें पता है स्पोरोपोलिनेन, मैंने अभी आपको बताया ना एग्जाम में क्या होता है, स्पोरोपोलिनेन रेजिस्टेंट है टू यूवी रेज एज वेल, यूवी रेज से भी हमें बचाता है। तो पोलन ग्रेन को यूज करके क्रीम तैयार कर ली साइंटिस्ट ने। वो ऐसी क्रीम है जो हमें किससे प्रोटेक्ट करती हैं? यूवी रेज से। दस दे आर यूज्ड इन क्रीम्स, इमल्शंस, प्रोवाइडिंग स्मूथनेस एंड प्रोटेक्शन टू दी स्किन। धूप से हमें बचाती हैं, SPF 15 ऐसे SPF, उसमें स्पोरोपोलिनेन ही तो होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। ये हमारे पोलन प्रोडक्ट हो गए। वायबिलिटी की बात करूं तो पोलन वायबिलिटी जो है वो क्या चीज है? पोलन वायबिलिटी का मतलब होता है कि पोलन कितने टाइम तक क्या है, फंक्शनल है। जो एक जनरल बात करूं मैं, तो पोलन ग्रेन जनरली जो होता है वो कितने समय तक जो है सर्वाइव करता है? वो 30 मिनट्स तक। आपको याद रखना है कि जो 30 मिनट्स का टाइम है ये जनरल टाइम है। क्या है ये? जनरल टाइम है फॉर एनी पोलन टू वायबल बिकम वायबल। मतलब अगर 30 मिनट तक कोई पोलन अगर कहीं जाके गिरा है तब तक वो एक्टिव है, अपनी एक्टिविटी शो कर सकता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है 30 मिनट तक। बट पोलन को हम क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसे हम कहते हैं पोलन बैंक। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि पोलन ग्रेन कैन बी प्रिजर्व्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन इन पोलन बैंक्स कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। आगे है पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पोलन एलर्जी होती क्या है? देखिए, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस स्विरल एलर्जी, इट कॉज हैवी फीवर एंड कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अस्थमा हो जाता है। अस्थमा देखिए, अस्थमा में क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सिमिलरली ब्रोंकाइटिस में भी क्या होता है कि एल्वेलाइज का सरफेस एरिया क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। ये हुई क्यों? क्योंकि एलर्जी हुई। एलर्जी किसकी? पोलन ग्रेन्स की। अब इंडिया की बात करें तो एक पर्टिकुलर प्लांट से ही होती है। इंडिया में आपको कैरेट ग्रास, एक तो कैरेट ग्रास याद रखना है और दूसरा वीट याद रखना है। कैरेट ग्रास और वीट 2 प्लांट हैं जिनके पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा एलर्जी कॉज करते हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूं, इनके जो पोलन्स हैं उससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का रेट काफी ज्यादा हाई है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इनसे होते हैं ज्यादातर, जो हाई फीवर जिनमें आ जाता है।
ये हमारा एलर्जी का कॉज है और हमारे काफ़ी दिक्कत भी करता है एलर्जी में। ये तो हमारा क्या हो गया, मेल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, फीमेल पार्ट की तरफ। फीमेल पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं फीमेल पार्ट की बात करूं, अगर मैं फीमेल पार्ट की बात करूं तो फीमेल पार्ट को हम पिस्टल या कार्पर बोलते हैं। वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे अपर पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा के नीचे स्टॉक होती है जिसे हम स्टाइल बोलते हैं, और जो बेस है वो फूला हुआ होता है, स्वोलन बेस होता है। स्वोलन बेस को हम ओवरी बोलते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज ओवरी। और ओवरी के अंदर अटैच होता है हमारा ओव्यूल। यहां पर जो है अटैच होता है ओव्यूल। ओव्यूल से आगे जाकर बनता है सीड, और ओवरी से आगे जाकर बनता है फ्रूट की वॉल। जो फ्रूट वॉल बनती है वो ओवरी से बनती है। जनरली फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है, वो ट्रू फ्रूट है। जो ओवरी से नहीं बना वो फॉल्स फ्रूट है, वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। आगे पढ़ेंगे, आपको याद रखना है कि ओवरी से फ्रूट की वॉल बनती है। आप जो बाहर की जितनी भी वॉल होती है वो क्या होती है, आउटसाइड वॉल, ओवरी से बनती है। ओव्यूल से सीड बनते हैं। इसीलिए ओव्यूल हमारा क्या होता है, ओव्यूल को हम एक और नाम देते हैं, आप याद रखना, इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ये आपको याद रखना है। अब ऐसा क्यों कहा है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि इंटेगमेंट का मतलब क्या है और मेगास्पोरेंजियम का मतलब क्या है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ओव्यूल वो पार्ट है जो आगे जाकर सीड में डेवलप होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको ओव्यूल का एक डायग्राम एक्सप्लेन करवाता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा ओव्यूल का डायग्राम। हम इसे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए ओव्यूल का डायग्राम में पढ़ने वाली चीज क्या है, सुनिए आप मेरी बात। अब ये रहा हमारा ओव्यूल का डायग्राम। जो ओव्यूल होता है, जो हमारा ओव्यूल है, इसमें दो एंड होते हैं। आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ओव्यूल की बात करूं तो ओव्यूल में ना दो एंड होते हैं आपके। एक इसका होता है चलाजल एंड और एक इसका होता है माइक्रोपाइलर एंड। क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड पर क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है। यहाँ पर एक पोर होता है, यहाँ पर पोर होता है जहाँ से पानी एंटर करता है या वाटर एंटर करता है जिसको, या फिर मैं बोलूँ कि पोलन ट्यूब एंटर करती है। अगर सही बोलूँ तो पोलन ट्यूब एंटर करती है। इसमें भी आप देखिए मैंने वो सीधा बनाया है, इस डायग्राम में ये ऐसे बना हुआ है। तो इसका चलाजल एंड नीचे हो गया, इसका माइक्रोपाइलर एंड ऊपर हो गया। मैंने जस्ट अपोजिट बना दिया है। इसका नीचे क्या है, इसका नीचे क्या है, ये हमारा चलाजल एंड है और यहाँ पर हमारा माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइलर एंड, और आपको देख सकते हैं कि ये जो होल है, ये देखिए कैविटी, इसको हम माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। यहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, माइक्रोपाइलर एंड है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि ओवरी जो है, ये मैंने आपको बना के दिखाई थी आपको, ओवरी से ओव्यूल अटैच है। जिस स्टॉक से अटैच होता है, ये स्टॉक जो है, इस स्टॉक को हम फ्यूनिक्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूनिक्यूलस। फ्यूनिक्यूलस वो स्टॉक है, फ्यूनिकल भी बोल देते हैं। फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस वो स्टॉक है जिससे ओव्यूल अटैच है, किससे, ओवरी से। फ्यूनिकुलस क्या है, फ्यूनिकुलस क्या है, जो ओव्यूल को ओवरी से अटैच कराता है, ओव्यूल को ओवरी से अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। दूसरी चीज, जहां पर जाकर फ्यूनिकुलस अटैच होता है, इस पॉइंट पर जहां पर फ्यूनिकुलस ओव्यूल से अटैच है, ओव्यूल से फ्यूनिकुलस अटैच है, इस जगह को हम हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम एक पॉइंट है। देखिए अगर मैं इसको ओव्यूल मान लूं, ओव्यूल के एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर फ्यूनिकुलस जाकर अटैच हो रहा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम, जहां पर फ्यूनिकुलस फिक्स हो रहा है और फ्यूनिकुलस नीचे ओवरी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। अब ओव्यूल के अंदर होती हैं लेयर्स। यहां पर इस प्रकार से काफी सारी लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। आ गया ना, इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। भाई जो ये ओव्यूल की लेयर्स हैं, देखिए ये जो हमें ग्रीन कलर मार्क कर रहा हूं,
ये हमारी लेयर्स हैं, जो ये ओव्यूल की लेयर्स हैं इनको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। और आपको एक याद रखनी है बात, आउटर इंटेग्यूमेंट्स भी होती हैं और इनर भी इंटेग्यूमेंट्स होती है। जो इनर मोस्ट होती है, जो सबसे अंदर होती है, उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, आपको याद रखना है। जो सबसे इनर मोस्ट इंटेग्यूमेंट होती है, सबसे इनर मोस्ट इंटेग्यूमेंट, जो सबसे इनर मोस्ट इंटेग्यूमेंट होती है, सबसे इनर मोस्ट इंटेग्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। इनर मोस्ट इंटेग्यूमेंट को हम न्यूसेलस बोलते हैं, न्यूसेलस। ठीक है, आपको याद रखना है जो इनर मोस्ट है वो क्या है? हमारी न्यूसेलस। और उसके अंदर जो पड़ा हुआ है हमारा ये ओवल शेप, ये जो ओवल शेप आपको दिख रहा है, यही हमारा क्या है? एम्ब्रियो सैक। जो मेन पार्ट है जिससे हमें काम लेना है वो है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को ही हम फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। जैसे हमने अभी मेल गैमीटोफाइट पढ़ा था ना, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बारे में, उसी तरह से फीमेल में जो एम्ब्रियो सैक है वो क्या होता है? वो फीमेल गैमीटोफाइट होता है। आपको याद रखना है कि जो फीमेल में गैमीटोफाइट है वही क्या है? एम्ब्रियो सैक है। मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम एक बार बना के दिखा देता हूँ। जो ये अंदर आपको दिख रहा है ये ओवल शेप, ये जो मैं बाहर बनाने वाला हूँ, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। क्या है? एम्ब्रियो सैक। आगे जाके हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, मैं एक बार आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ डिटेल। इसमें क्या होते हैं? ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 7 सेल होते हैं। कितने होते हैं? 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियाई। ये आपको याद रखना है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। अब एक न्यूक्लियस कैसे बढ़ा? तो देखिए मैं आपको एक बार काउंट करवा देता हूँ। जो ये ऊपर यहाँ पर 3 सेल है और 3 ही न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पर 3 सेल है, 3 ही न्यूक्लियस होते हैं। पर जो सेंट्रल सेल है इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2। तो सेंटर में 2, ऊपर 3, नीचे भी 3, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए, पर सेल 7 ही है। ये आपको याद रखना है। सेल का नाम क्या है, क्या है, ये हम आगे देखेंगे। एम्ब्रियो सैक हमारा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीटोफाइट। और यही हमारा होता है मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। अब भाई मेगास्पोरेंजियम के आसपास आ गई इंटेगमेंट्स, मेगास्पोरेंजियम के आसपास आ गई इंटेगमेंट्स, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल। अब आया आपको समझ में ओव्यूल? ओव्यूल क्या है? ओव्यूल वो है जब मेगास्पोरेंजियम के आसपास क्या आ जाएं? लेयर्स आ जाएं, तो हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं लेयर को। इंटेगुमेंटेड ओव्यूल या इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ही हम क्या बोल देते हैं? ओव्यूल बोल देते हैं। ऐसी लेयर जो मेगास्पोरेंजियम के आसपास आ गई तो हम इसे बोलते हैं इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, यानी कि ओव्यूल। ओव्यूल जो है हमारा फीमेल गैमीटोफाइट। अब हमारा है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। क्या है? टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्या है? कई तरह से है। अगर मैं इंटेगमेंट्स की बात करूं, इंटेगमेंट के बेस पर ओव्यूल जो है, अगर मैं इंटेगमेंट्स के बेस पे बात करूं, इंटेगमेंट पर बेस पर ये 4 तरह के होते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, इंटेगमेंट के बेस पर जैसे कि इंटेगमेंट 1 लेयर हो सकती है, 2 लेयर, 3 लेयर, ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर इंटेगमेंट एक है विद 1 इंटेगमेंट, इसको हम बोलते हैं यूनिटैगमिक ओव्यूल। कैसा ओव्यूल? यूनिटैगमिक ओव्यूल। यूनिटैगमिक ओव्यूल जहां पर एक सिंगल इंटेगमेंट है, एक इंटेगमेंट। अगर इंटेगमेंट 2 हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? 2 इंटेगमेंट को हम बाईटैगमेंट बोलते हैं। यहां पर 2 इंटेगमेंट है जो ज्यादातर किसमें होती हैं? मोनोकॉट्स और प्रिमिटिव डाइकॉट्स में। और जो एक इंटेगमेंट है वो ज्यादातर आपको डाइकॉट्स में मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। एग्जांपल, जो यूनिटैगमिक है वो किसमें है? डाइकॉट में है। और जो बाईटैगमिक है वो किसमें है? मोनोकॉट में है। फिर आ जाता है ट्राइटैगमिक, 3 लेयर, 3 इंटेगमेंट। किसमें? एग्जांपल एस्फोडिलस, प्लांट का नाम है एस्फोडिलस। एटैगमेंट जहां पर इंटेगमेंट है ही नहीं, तो इसमें आपको 2 एग्जांपल, लोरेंथस काफी पूछे जाने वाला एग्जांपल है, और सेंटैलम, ये दोनों नीट में पूछे गए पीवाईक्यूज हैं। क्या है? पीवाईक्यूज। नीट में आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई एटैगमिक ओव्यूल इज फाउंड इन, जहां पर इंटेगमेंट है ही नहीं, तो वो लोरेंथस है और सेंटैलम, ये 2 प्लांट आपके जहां पर क्या नहीं होता?
वो होता नहीं है, निसालस आपका सॉरी इंटेगमेंट नहीं होती है, तो आपको ये देना। एक इंटेगमेंट जहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चलाज़ल एंड। इंटेगमेंट जहाँ से स्टार्ट होती है उसको मैंने आपको बताया ना चलाज़ल एंड होता है। पोर वहाँ पर होता है, पोर को हम माइक्रोपाइल बोल देते हैं। माइक्रोपाइल वो जगह है जहाँ से ज़्यादातर क्या होता है, पोलन ट्यूब एंटर करती है। ऐसे आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं आगे आपको इसके टाइप और बढ़ाता हूँ। अभी हमने पढ़ा कि इंटेगमेंट के बेस पर ओव्यूल कैसे हैं, 1 इंटेगमेंट, 2 इंटेगमेंट, 4 इंटेगमेंट, 3 इंटेगमेंट, या इंटेगमेंट है ही नहीं, इस प्रकार से ओव्यूल है। अब हम ओव्यूल की पोजीशन के हिसाब से उनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि ओव्यूल की पोजीशन कैसी है। जो ओव्यूल की पोजीशन है वो कैसी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला पार्ट है ये, सबसे पहला पार्ट कौन सा है, ये एक ये हमारा, इसमें 2 ओव्यूल हम पढ़ने को देख रहे हैं, 2 ओव्यूल पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहला ओव्यूल इरेक्टेड ओव्यूल जिसमें स्ट्रेट लाइन। देखिए आप क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर माइक्रोपाइल चलाज़ल और फ्यूनिकुलस एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, मैंने क्या बोला, अगर चलाज़ल, फ्यूनिकल्स और माइक्रोपाइल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, जैसे कि यहां देखिए माइक्रोपाइल, चलाज़ल, यहां पर चलाज़ल, यहां पर माइक्रोपाइल और यहां पर फ्यूनिकुलस, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का मतलब है जब फ्यूनिकुलस, चलाज़ल और माइक्रोपाइल एक स्ट्रेट लाइन, और ये तभी हो सकता है जब क्या हो, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट इरेक्ट हो, जब हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अगली बात एनाट्रोपस में जो इरेक्ट था वो जस्ट नीचे हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 180 टर्न का जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जो वो नीचे आ गया, ऐसे था, इरेक्टेड जब नीचे आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें क्या होता है, ओव्यूल इन्वर्ट हो जाएगा और फ्यूनिकुलस और चलाज़ल एक ही एंड पर नहीं आएंगे। तो इस प्रकार का जो ये हमारा ओव्यूल है इसको हम एनाट्रोपस इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं। अगला हम देख लेते हैं, अगर अगले की बात करें, अगले में हम पढ़ने वाले हैं हेमी एनाट्रोपस। ये क्या है हमारा हेमी एनाट्रोपस। सुनिए, जो ऊपर है वो ऑर्थोट्रोपस, बिल्कुल जो ऊपर है वो ऑर्थोट्रोपस, नीचे गया एनाट्रोपस। अब ना ऊपर है ना नीचे है, वो बीच में आ जाए 90 डिग्री पे, तो इसको बोलते हैं आधा एनाट्रोपस, मतलब हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। कैसा है ये हेमी एनाट्रोपस है, ये 90 डिग्री एंगल पे है। ये देखिए आप, क्या है ये 90 डिग्री एंगल पे है। देखिए ये ओव्यूल कुछ इस तरह से है, ना ये बिल्कुल इरेक्टेड है ना ये बिल्कुल इन्वर्टेड है, ये ना बिल्कुल इरेक्टेड है ना बिल्कुल इन्वर्टेड है, ये बीच में है, इसीलिए इसे हम हेमी एनाट्रोपस बोलते हैं। ये मालपीजिएसी फैमिली के मेंबर्स में आपको ज्यादातर पाया जाता है। अगला है हमारा कैम्पाइलोट्रोपस। अगला क्या है, कैम्पाइलोट्रोपस में बॉडी कर्व्ड हो जाती है, हेमी एनाट्रोपस से थोड़ा सा ज्यादा मुड़ती है, बिल्कुल नीचे में नहीं मुड़ेगी। आप समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, बिल्कुल नीचे नहीं मुड़ी, बिल्कुल बीच में नहीं। अब ये एंगल पे 270 थोड़ा सा, ऐसा आप समझ लीजिए, ना 90 पे है ना 180, ये बीच में आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है ये कर्व्ड बॉडी है, पर याद रखिएगा कि इसका एम्ब्रियोसैक स्ट्रेट है। जो ये एम्ब्रियोसैक है ये स्ट्रेट है। एक ओव्यूल हम ऐसा भी पढ़ेंगे जिसमें बॉडी तो कर्व होगी, साथ साथ एम्ब्रियोसैक भी कर्व हो जाएगा। इसमें एम्ब्रियोसैक कर्व नहीं है, आप स्टडी पढ़िए, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़िए, बॉडी इज कर्व्ड बट एम्ब्रियोसैक इज स्ट्रेट। जहां पर बॉडी कर्व हो जाए पर एम्ब्रियोसैक स्ट्रेट रहे, वो कर्व ना हो, इसको हम कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। और जो ये वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं, एम्फीट्रोपस, जिसमें बॉडी भी क्या होगी, कर्व्ड होगी, और हमारी क्या होगी, देखिए आप ध्यान से देखिए, यहां पर हमारी बॉडी भी कर्व्ड है। देखिए ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, यहां पर बॉडी भी कर्व्ड है और एम्ब्रियोसैक भी कर्व्ड है। ये देखिए ये एम्ब्रियोसैक भी कर्व्ड है, ये स्ट्रेट नहीं है। पिछली डायग्राम में वो बिल्कुल स्ट्रेट था इस प्रकार से। अगर स्ट्रेट है, अगर सिर्फ बॉडी कर्व्ड है, ये स्ट्रेट है, तो वो क्या होता है, वो कैम्पाइलोट्रोपस होता है। और अगर दोनों चीजें कर्व्ड है, जहां पर बॉडी भी कर्व्ड है और एम्ब्रियोसैक भी कर्व्ड है, तो उसको हम एम्फीट्रोपस बोलते हैं। एक क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स में आपको
देखने को मिलेगा। लास्ट है सर्सिनोट्रॉपस। अब सर्सिनोट्रॉपस में क्या होगा, जो ये 180 वाला था ये पूरा उल्टा घूम जाएगा ऐसे, जो ये 180 वाला था ये 360 रोटेट कर जाएगा। कितना रोटेट कर जाएगा, 360 रोटेट कर जाएगा। कितना, देखिए ध्यान से आप, ये कितना रोटेट कर जाएगा, 360 डिग्री एंगल पे रोटेट कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं सर्सिनोट्रॉपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं, सर्सिनोट्रॉपस ओव्यूल, सर्सिनोट्रॉपस ओव्यूल। इसका एग्जांपल है ओपनशिया। प्लांट का नाम क्या है, ओपनशिया। ओपनशिया ये आपको याद रखना। ये आपके हो गए ऑन द पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ओव्यूल कितनी तरह का है, ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। हमने मेल पार्ट डिटेल में पढ़ लिया, हमने फीमेल पार्ट भी अच्छे से पढ़ लिया। अब हमें पढ़नी है मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करी थी, अब हमें एग की फॉर्मेशन करनी होगी। हमें एम्ब्रियो सैक बनाकर दिखाना होगा। जो मैंने आपको बताया था कि जिस एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस हैं, तो वो कैसे बनते हैं, क्या नाम होते हैं, कैसे प्रोसेस होती है, वो सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगली वीडियो में हम पॉलिनेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें और पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ आया हो और आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।